सभी भैया बहनों का ऑनलाइन शिक्षण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज भैया बहनों हम कक्षा सप्तमी के सामाजिक विषय में अतीत भाग 2 के दूसरे पाठ नए राजा और उनके राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पाठ से हमें पता चलता है कि वो नए राजा कौन कौन से हैं जिन्होंने उनके नए नए राज्य बनाए। अभी 7वीं सदी से 12वीं सदी तक हमारे भारत देश में, इस भारत के उपमहाद्वीप के भारत देश में कई प्रकार के शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ, जिसमें चौहान वंश थे, गुर्जर प्रतिहार वंश थे, राष्ट्रकूट वंश थे, चोल वंश थे और पाल वंश थे। इन सभी राजवंशों का उदय हुआ और इनमें राजा लोग होते थे, उनके पास कुछ सामंत लोग रहते थे जिसे महात्म या सामंत कहते थे। उनको महात्म या सामंत नाम की उपाधि दी गई थी। ये जो शक्तिशाली राजा थे, जब उनके पास में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग राज्यों में उनका स्थान था। जब कोई सामंत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता था, जब उनके पास में उनके सैन्य क्षमता और उसमें युद्ध कला और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जब उनका अग्रणी रूप होता था, तब उसको उपलब्धि के रूप में महासामंत या महामंडलेश्वर नाम से भी जाना जाता था। इन सामंतों के पास में उनका काम था राजा के पास में सैन्य व्यवस्था को संभालना, राज्य प्रशासन व्यवस्था को संभालना और अन्य प्रकार की संस्थाओं को कार्यों को संभालने का काम करते थे। अभी हम इसमें उदाहरण देखते हैं। जब कोई सामंत शक्तिशाली हो जाता था, तब वह राजा की अधीनता को स्वीकार न करके स्वतंत्र रूप से राजा बनने के लिए तत्पर रहता था। उनके लिए एक बार एक उदाहरण के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भारत के दक्कन में राष्ट्रकूट, ये जो आपके सामने राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट वंश के जो लोग थे दक्कन में, राष्ट्रकूट के वहाँ के जो लोग थे वो चालुक्य वंश की अधीनता में अपना शासन संभालते थे। तभी वहाँ के एक दंती दुर्ग नाम का एक सम्राट था, जिन्होंने कर्नाटक की चालुक्यों की अधीनता स्वीकार न करके अपने स्वयं 8वीं सदी में स्वयं ने अपने राजा बनने के लिए युद्ध किया और कर्नाटक से मुक्ति पाई और स्वतंत्र रूप से ये अपने प्रशासन संभालने लगे। उसी समय में कुछ उन्होंने एक हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान किया था। हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान से तात्पर्य यह है कि जब कोई ब्राह्मण या अन्य व्यक्ति जब युद्ध करते थे, तब जब वो क्षत्रिय नहीं होते थे, तब ये हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने के बाद उसमें क्षत्रिय की उपाधि मिल जाती थी। कुछ उद्यमी परिवार के जो लोग थे, जिसमें एक आपको कदम्ब मयूर श्रवण गुर्जर प्रतिहार वंश, ये जो लोग थे ये ब्राह्मण वंश के थे। अर्थात क्षत्रिय न होने के बाद में उन्होंने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने के बाद में ऐसा माना जाता था कि जब कोई व्यक्ति हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करते हैं तब उसे क्षत्रिय माना जाता था। और इन दोनों कदम्ब मयूर श्रवण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने कर्नाटक और राजस्थान में सफलतापूर्वक अपना साम्राज्य स्थापित किया। अभी में दूसरे बिंदु है, अभी राज्यों में प्रशासन। अभी हमने पढ़े कौन कौन से वंशों का उदय हुआ, जिसमें हमने नाम पढ़ा और किस प्रकार से सामंतों का क्या काम थे, इस प्रकार से हमने अध्ययन किया। अभी हम राज्यों में प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। जब ये नए नए राज्यों का उदय हुआ तो उनमें कौन से व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था को संभालते थे। तो राज्य में प्रशासन की दृष्टि से देखें तो वहाँ के जो राजा थे वे अपने नाम के आगे उपाधियां लिखते थे, पदवियां लिखते थे, जिसमें
महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, इस प्रकार से बड़ी बड़ी उपलब्धियां राजा अपने नाम के आगे लिखते थे। और जब किसी राज्य की स्थापना करने के लिए जब कोई राजा सामंत राजा लोग अपने सामंतों को, किसानों को, व्यापारियों को और ब्राह्मण लोगों को, सभी लोगों को साथ में लेकर आगे चलना और अपने राज्य के लिए किस प्रकार से विकास हो और उस राज्य का अस्तित्व सामने आए, उसके लिए काम करते थे। उनको अपने राज्य संचालन में साझेदारी की भूमिका में इनका प्रयोग में लाए जाते थे। वैसे ये जो वंश थे, राज्य के जो उत्पादक वर्ग के लोग थे, जिसमें किसान, पशुपालक, कारीगर, उनके जो विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करने के पश्चात उन्हें राज्य के उद्भव और विकास और नई सृष्टि के सामने लाने के लिए उनका पूर्ण रूप से सहयोग देते थे। अभी जो ये किसान लोग थे, मजदूर लोग थे और ये पशुपालक और अन्य प्रकार के जो जितने भी अपने राज्य में लोग थे, समृद्धिशाली आप कह सकते हैं, उन लोगों को साथ में लेकर चलना और उनसे लगान एक उसका हिस्सा रखा जाता था। उस हिस्से को जब वो देते थे तब उनका राज्य के सहयोग में उनके काम में लिए जाते थे। और इनका एक दूसरा नाम और रखा था जिसको लगान या कर कहते थे। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से कर लेने की परंपरा थी। जैसे अभी तमिलनाडु एक प्रदेश है, तमिलनाडु प्रदेश में कुल मिलाकर 400 प्रकार के करों का वहाँ पर लगाया गया था। 400 कर में मुख्यतः जो कर थे, जैसे कि विभिन्न प्रकार के लोगों को अलग अलग समय राज्य के विकास के लिए करों की व्यवस्था की गई थी। अब जैसे कि मान लो भी कि खजूर पर सीढ़ी जब लगाते थे, ऐसा माना जाता है कि जब खजूर पर जब सीढ़ी लगाते तब भी कर लगा जाता था, उसको कहते थे खजूर सीढ़ी कर। दूसरा था मकान जब बना देते थे कोई व्यक्ति, और मकान बनाने के बाद मकान पर जो छत का निर्माण किया जाता था, तब मकान के ऊपर साजन को लगाते थे, तब उनके उससे कर वसूला जाता था। जब कोई संयुक्त परिवार होता था और जब एक बार संयुक्त परिवार जब वो अलग अलग होते थे या परिवार के उत्तरदायित्व सब भाई लोगों को मिलता था, जब अलग होते थे तब जब परिवार का उत्तरदायित्व भी मिलता था तब उसे परिवार बंटवारा कर के रूप में भी लगाया जाता था। अभी इनमें विभिन्न करों में यदि महत्वपूर्ण कर की दृष्टि से देखें तो वहां पर कर था वेट्टी कर। वेट्टी कर, वेट्टी कर के अंतर्गत कोई पैसे, रुपए या धन नहीं देना पड़ता था। वेट्टी कर में किसी भी व्यक्ति को उससे शारीरिक श्रम मजदूरी करवाकर या मान लो उनसे कोई काम करवाकर उनके पास से जो कर वसूला जाता था उसे वेट्टी कर कहा जाता था। जितने भी कर थे 400 प्रकार के करों का उपयोग, करों को लगाने के पीछे उद्देश्य एक ही था कि जो नए राजा थे और उनके जो राज्य बने थे उन राज्य को अस्तित्व में लाना और सामने मजबूती के सामने प्रस्तुत करना, ये प्रत्येक राजा का मुख्य उद्देश्य होता था। इसीलिए उन्होंने ये इतने प्रकार के करों का प्रयोग किया गया था। इन नए राजाओं ने अपने इन करों के पीछे एक हेतु भी था जिसमें मंदिर का निर्माण करना। अपने जितने भी जिस राजा के राज्य में जितना भूभाग आता था उसमें कितने मंदिरों का किस राजा ने निर्माण करवाया, अर्थात जिस राजाओं ने जितने मंदिरों का ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया उसका महत्व गिना जाता था। उसके साथ साथ में इन करों का उपयोग दुर्ग बनाने के लिए भी किया जाता था, दुर्ग बनाने के लिए, किले बनाने के लिए। और जब किसी भी राज्य में आपातकालीन स्थिति हो या युद्ध की स्थिति बनती थी तब इन करों का उपयोग किया जाता था। प्रत्येक सामंत राजा प्रत्येक सामंतों को, सामंत के साथ साथ ही उनमें इन लगान कर इनको वसूल करने के लिए
कुछ लोग रखे जाते थे जिन्हें राजस्व वसूली के नाम से भी जाना जाता था। राजस्व वसूली का काम चाहे वो किसानों से हो, चाहे व्यापारियों से हो, या ब्राह्मणों से हो, पशुपालकों से हो, कारीगरों से हो, या अन्य अन्य से हो, जब राजस्व वसूली का काम होता था तब वहाँ के राजा उस क्षेत्र के प्रभावशाली लोग को वहाँ पर राजा रखते थे। प्रभावशाली लोगों को राजा इसलिए रखते थे कि वो आसानी से वहाँ की कर व्यवस्था को संभाल सके। राजस्व वसूली के अंतर्गत प्रभावशाली लोगों को तो रखते थे, साथ ही साथ में एक और था कि वो जो था वो वंशानुगत कर वसूल करने का जो काम करते थे। तो जैसे मान लो एक राजा ने किसी प्रभावशाली व्यक्ति को रखा तो वो उनका जो काम था वो काम करेगा, उसके बाद में उसका जो वंश बढ़ेगा तो उसका जो दूसरा जो होगा तो वो राजस्व वसूली का काम करेगा। ऐसे ही उस समय में 7वीं से 12वीं सदी के बीच में जो नए राजा और उनके राज्य के समय जो कर व्यवस्था के अंतर्गत करों को वसूल करने के लिए राजस्व वसूली नाम का एक पद रखा गया था, उसमें इस प्रकार से वो काम करते थे। इनके साथ साथ में एक ऐसा ही पद था जो सैन्य संचालन का काम भी ठीक उसी प्रकार से था। उस क्षेत्र में जो प्रभावशाली व्यक्ति होता था उसे सैन्य संचालन सेनापति का काम देते थे। और उस समय और ये भी परंपरा ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कर वसूल करने की जो परंपरा है, कर वसूल करने की जो परंपरा थी ठीक उसी प्रकार से सैन्य के भी काम थे। इन सामंतों के विभिन्न काम होते थे और विभिन्न अलग अलग कामों में इन सामंतों का, जैसे कि जो राजा लोग होते थे उनको सभी प्रकार से उनको सेवाओं का अवसर देना, चाहे वो सैन्य परंपरा हो चाहे किसी भी क्षेत्र में उनको सहयोग देने की जो थी वो इनका काम होता था। तो आज हमने इस पाठ में नए राजा और उनके राज्य के बारे में पढ़ा कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य कौन कौन से वंशजों का निर्माण हुआ, जिसमें चौहान वंश, गुर्जर, राष्ट्रकूट, चोल और पाल वंश के बारे में पढ़ा। इसके बाद में सामंतवाद, सामंत कौन कहलाते हैं, महासामंत कौन कहलाते थे, और दंतीदुर्ग कौन था, कदम, मयूर वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों की तरह किस प्रकार से लड़े। और एक बिंदु तो हमने ये पढ़ा। दूसरा बिंदु हमने पढ़ा कि वहाँ के जो राज्यों में जो प्रशासन था, प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार से संभालते थे।